ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष एक कंट्रोवर्शियल इशू लेकर आया हूं क्योंकि चारों तरफ से डिमांड आ रहा था कि इस पर मैं भी अपना कोई वक्तव्य जारी करूं। क्या राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था? पहले तो मैं पॉलिटिकल लीडर से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज हिस्ट्री के डोमेन को हिस्टोरियंस तक ही रहने दें और वो हिस्ट्री के इतने कंट्रोवर्शियल इशू को कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए अपने हाथ में ना लें। जैसे समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा के एमपी के द्वारा जो बयान दिया गया और महाना सांगा को ट्रेटर तक कह दिया गया, राजद्रोही, देशद्रोही, यह एक जिम्मेदाराना बयान नहीं माना जा सकता और इसे एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए शोभा नहीं दे, क्योंकि जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका कोई भी जो बयान होता है, जनप्रतिनिधि का बयान जन भावना से जुड़ा होता है। ये जन भावना भड़काने का काम करता है। इससे समाज में और संप्रदाय में विभाजन बढ़ सकता है। हिस्ट्री एक बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम पास्ट का जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं वह पास्ट का स्टडी नहीं होता है, वो प्रेजेंट का मुद्दा बन जाता है। इनफैक्ट इन हिस्ट्री वी जस्ट ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड और टू इंटरप्रेट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। हम उसमें पास्ट ऑफ द प्रेजेंट को पढ़ते हैं। उसमें अगर हमसे कोई भी चूक होती है तो उसकी पूरी कीमत इस समाज को भुगतना पड़ता है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। यह मुद्दा ही अपने आप में इमेटेरियल है कि महाना सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए आमंत्रित किया था या नहीं, इनवाइट किया था या नहीं। इसकी जड़ कहां है मैं बताना चाहता कि बाबर एक मुगल बादशाह था। वह फरगना का शासक था, तैमूर का ग्रेट ग्रैंडसन होता, उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। फरगना की विजय के साथ वह कहीं ना कहीं समरकंद के विजय, जो तैमूर की राजधानी रही थी, उसके जीतने का ख्वाब लेकर जी रहा था। अंततः उसे सफलता नहीं मिली तो 1504 में वो काबुल को जीता। फिर पहली बार उसने 1518 में भीरा के किले पर हमला किया, जो पंजाब तोपखाना लेकर आया था वो, और ये तोपखाने के प्रयोग का पहला साक्ष्य। सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने जीवन के घटनाक्रम को, अपने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट को, अपनी मिलिट्री प्लानिंग को, अपने डिप्लोमेटिक डीलिंग्स को एक बुक के रूप में कैद किया है और वह है बाबरनामा। जो बाबरनामा है मेमोइर्स है बाबर का, और इसका मैं आपको इंग्लिश प्रतिरूप दिखा रहा हूं, तुजू के बाबरी भी इसका नाम है। चगताई तुर्की में लिखा हुआ है, ये पर्शियन नहीं है। हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको पढ़ें। इसमें बाबर ने स्वयं एक कंट्रोवर्सी पैदा किया हुआ है कि महाना सांगा के दूत बाबर से मिला था और बाबर को हिंदुस्तान आने का पैगाम दिया था, और बाबर को यह भी आश्वासन दिया था महाना सांगा ने, जो बाबर का क्लेम है, मैं पहले ही बता रहा हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, जो बाबर का क्लेम है। उन्होंने यह हमें आश्वासन दिया था कि जब बाबर पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और अफगान शासक इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा तो उधर मेवाड़ साइड से, क्योंकि ऑलरेडी महाना सांगा आगरा से पहले पिलिया खार तक पहुंच चुके थे, तो महाना सांगा आगरा पर हमला करे, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया था। और जब बाबर, मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे लगता है
कि इतिहास की इन छोटी छोटी सी घटनाओं को बताने की जरूरत मुझे, मेरे पाठकों और मेरे ऑडियंस को नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं कि भारत का पहला जो मुस्लिम राजवंश 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर में स्थापित हुआ था, वो तुर्की राजवंश था। तुर्कों में भी कई राजवंश समय समय पर आते रहे। पहले इलवरी वंश, जिसे आपने मोहम्मद गोरी से इल्तुतमिश और लास्ट में बलबन उसके उत्तराधिकारी तक का नाम सुना होगा, वह था। उसके बाद खिलजी वंश स्थापित हुआ, आपने जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी का नाम सुना होगा। खिलजी वंश की समाप्ति के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिर कुछ समय के लिए जब तैमूर का हमला हुआ और सल्तनत कमजोर हुआ, तो क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र हो गए। उसी समय दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक सैयद वंश की स्थापना हुई थी और अंत में बहलोल लोदी ने 1489 में 1451 में उसने पहला अफगान राजवंश लोदी वंश की स्थापना। बहलोल लोदी पहला शासक था, उसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हुआ और सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ। अब अभी तो मैं आपको भारत का मानचित्र नहीं दिखा रहा, क्योंकि मुझे उस इशू पर डिस्कस करना है जो इशू लेकर मैं आया हूं, लेकिन थोड़ी सी झलक दे देता हूं कि अब जो इब्राहिम लोदी है वह दिल्ली और जौनपुर पर शासन कर रहा है और पश्चिम में पंजाब तक उसका नियंत्रण है। उत्तर भारत में एक राज्य गुजरात का है जो शक्तिशाली राज्य है और 1526 तक वहां बहादुर शाह शासक होगा। लेकिन राजस्थान में एक शक्तिशाली राज्य मेवाड़ का उद्भव हो चुका है, जिसको महाराणा कुंभा ने, जिसे उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराणा कुंभा का पौत्र हुए महाराणा सांगा, जो एक बहुत ही पावरफुल किंग थे। महाराणा सांगा की शक्ति और प्रतिष्ठा से अफगान शक्ति चिंतित हो गया था और महाराणा सांगा ने इतना तक कि मालवा पर हमला कर वहां के शासक महमूद खिलजी तक को महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया था। वह पूरब की तरफ अपने मेवाड़ की सीमा प्रसारित करते जा रहे थे और आगरा के पास पीलिया खार तक पहुंच गए थे। इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा से चिंतित था और इब्राहिम लोदी को अब लगा कि भाई, जब महाराणा सांगा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ा लेंगे और वो धीरे धीरे, क्योंकि वो राजस्थान में फिर कहीं वो मालवा की तरफ न बढ़ जाए और आगरा की तरफ उनकी निकटता बढ़ रही है, तो इब्राहिम लोदी ने 1518 में भीरा के किले पर, सॉरी, इब्राहिम लोदी ने 1518 में खतौली की लड़ाई महाराणा सांगा का सामना किया। यानी उसने महाराणा सांगा पर हमला किया, लेकिन महाराणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को धूल चटा दी। परंतु इब्राहिम लोदी भी इतना कमजोर नहीं था कि महाराणा सांगा उसे रिप्लेस कर पाए, और ना इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा को हरा पाया। तो एक तरह से उत्तर भारत में द कंटेस्ट फॉर पावर हैड स्टार्टेड between Afghan and Rajputs, and it was the time Babur was knocking at the door of India. यही समय था कि बाबर, सतीश चंद्र कहते हैं कि बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और 1518-29 में उसने भीरा के किले पर हमला किया, विजय भी पाई, तोपखाने का पहला प्रयोग भी किया, लेकिन तभी कांधार में विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए उसे लौटना पड़ा। अब देखिए राजनीति, अब इसी में कहा जा रहा है कि महाराणा सांगा का राजदूत बाबर से मिला, यह क्लेम तुजू के बाबरी में बाबर ने किया और यहीं से हिस्टोरियंस दो भाग में बट गए। अब जो महाराणा सांगा के प्रति श्रद्धा रखते हैं वो कहते हैं बिल्कुल फॉल्स है। जो थोड़ा सा अपने को रियलिस्टिक हिस्टोरियंस या मार्क्सिस्ट समूह में रखते हैं, वह बताते हैं कि हां, ऐसा
क्लेम जब बाबर का है तो सच्चाई इसमें है, लेकिन उस सच्चाई को एक बृहद तौर पर देखा जाना चाहिए। इसको देशद्रोही, राष्ट्रवाद, देशद्रोह इन चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने पाठक और जो अपने ऑडियंस हैं, अपने दर्शक, अपने स्टूडेंट्स, वो टीवी चैनल पर रोज बहस हो रही है, आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। हम उन मुद्दे को आपके पास नहीं उठाने जा रहे, क्योंकि कंक्लूसिवली कुछ भी कहना मुश्किल है। बाबर का क्लेम है, लेकिन इस बाबर के क्लेम के कई पक्ष जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबर यह क्लेम कर रहा है कि महाना सांगा ने इसलिए निमंत्रित किया कि महाना सांगा हमें मदद कर इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसे दिल्ली, बाबर को दिल्ली और आगरा में स्थापित करवाना चाहते थे। अब सतीश चंद्र कहते हैं, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रहे, उनका कहना है कि भाई 1519 के करीब महाना सांगा का दूत बाबर से मिला था, क्योंकि महाना सांगा उस समय इब्राहिम लोदी के साथ लाइफ एंड डेथ के युद्ध में उलझे हुए थे। लेकिन महाना सांगा का उद्देश्य बाबर को हेल्प करना नहीं था। महाना सांगा का उद्देश्य था बाबर से इब्राहिम लोदी का खात्मा करवा के खुद दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर, क्योंकि इब्राहिम लोदी समझ रहे थे अगर बाबर भी आएगा तो हो सकता है लूटपाट मचा के चला जाए, और बाबर और महाना सांगा बाबर इब्राहिम लोदी को अपने दम पर दिल्ली और आगरा से इजेक्ट करने में असमर्थ थे, मतलब नहीं कर सकते थे। ठीक है, खतौली के युद्ध में उनकी जीत हुई, लेकिन वो इतने पावरफुल भी नहीं थे, या पावर का इतना बड़ा फासला भी दोनों में नहीं था कि महाना सांगा इब्राहिम लोदी को बिल्कुल से इजेक्ट कर देते दिल्ली और आगरा से। तो कहीं ना कहीं वो बाबर से खात्मा करवा कर और अपने पावर क्षेत्र को वहां बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरह का आप ही बताइए, अब दो में से एक बात सही होगी। जो महाना सांगा के पक्षधर, जो उस समय के चारण और भाट थे, या बहुत लिखे, जैसे बी.के. कृष्णा राव एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि नहीं, महाना सांगा बाबर को विदेशी समझते थे। ये थोड़ा ज्यादा हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हमें लग रहा है। अब देखिए, जो ऐसा क्लेम करते हैं, मैं उन नेताजी से भी अपील करना चाहूंगा कि इस तरह का क्लेम वो कर रहे हैं और इस तरह की मतलब भावना को भड़का रहे हैं, लोगों की जन भावना को भड़का रहे हैं। लेकिन जरा इस बात को सोचिए कि अगर बाबर विदेशी था तो क्या इब्राहिम लोदी स्वदेशी था? पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि विदेशी कौन था और स्वदेशी कौन था। फिर हम इस मुद्दे पर आते हैं कि वास्तव में महाना सांगा ने इनवाइट किया या नहीं, और इनवाइट करने के पीछे मंशा बाबर की सहायता करनी थी या अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। तो ये बिल्कुल हम समझते हैं इमेटेरियल बहस है। अब मैं आपको एक तीसरी तरफ ले चलता हूं। देखिए, जिस समय बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और भीरे के किले पर कब्जा किया, उस समय बाबर को निमंत्रण के लिए पहुंचने वाला पंजाब का गवर्नर, जो स्वयं इब्राहिम लोदी का अधिकारी था, जिसका नाम था दौलत खान लोदी, वो दौलत खान लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खान बाबर के पास भेजा यह पैगाम लेकर कि अफगान अमीर इब्राहिम लोदी से खुश नहीं है, इब्राहिम लोदी से परेशान है, वह एक बहुत ही क्रूअल रूलर है और उसकी क्रुएल्टी का नतीजा है कि 2500 अफगान अमीर मारे गए, इसलिए वो बाबर से सहायता चाहते हैं। यह पैगाम किसने भेजा है? दौलत खान लोदी ने, जो स्वयं एक अफगान अमीर है। नंबर 1 नोट करने वाली बात है। उसको तो कोई ट्रेटर नहीं बोल रहा, क्योंकि उसका अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। वह सोच रहा है, दौलत खान लोदी, कि बाबर आएगा तैमूर की तरह लूटपाट मचाएगा और पंजाब के एक भाग पर अगर उसने कब्जा भी कर लिया तो अपने किसी अधिकारी को स्थापित करेगा जो कमजोर होगा और पंजाब के शेष भाग पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन दौलत खान लोदी बाद में बहुत बड़ा बुद्धू बना इस मामले में। और उस समय एक दूसरे अफगान अमीर आलम खान ने भी बाबर से संपर्क किया।
जो स्वयं बहलोल लोदी का बेटा था और जो कहीं ना कहीं जिसको इब्राहिम लोदी से प्रतिस्पर्धा थी। अब बताइए, यह तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। जहां तक विदेशी होने का सवाल है तो दोनों विदेशी है, अगर उस पैमाने पर कहें, नहीं तो दोनों स्वदेशी है। पहले विदेशी और स्वदेशी का दायरा तो हमें तय करना होगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि किसी हिस्टोरियन ने यह कहा है, बहुत अच्छा, एक महबूबानी है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, वी आर कमिटिंग अ मेजर मिस्टेक थ्रू imposing द मॉडर्न नेशन स्टेट ऑन medieval कार्टोग्राफी। जो हमारा जो मध्यकालीन भूगोल है उस पर जब हम आधुनिक राष्ट्र की सीमा थोपने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारे स्वदेशी विदेशी हो जाते हैं और बहुत सारे विदेशी स्वदेशी हो जाते हैं। अब एक तरह से आप बताइए, तो अगर बाबर ठीक है, फरगना का शासक था लेकिन आया अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान मुगल एम्पायर का हिस्सा रहा था, अफगानिस्तान कुशानों के एम्पायर का हिस्सा रहा था, और बाद में जब मुगल इंडिया में सेटल कर गए तो फिर मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा रहा, और अफगानिस्तान का रेवेन्यू दिल्ली और आगरा में खर्च हुआ, न कि दिल्ली और आगरा का रेवेन्यू अफगानिस्तान। तो मुद्दा यह है कि हम बाबर को विदेशी क्यों माने, और बाबर को अगर हम विदेशी मानते हैं तो फिर हम इब्राहिम लोदी को स्वदेशी कैसे, हमें तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पूरे प्राचीन काल और मध्यकाल के वर्ल्ड हिस्ट्री को देखिए तो माइग्रेशन एंड कॉन्क्वेस्ट वाज द कॉमन फीचर। अगर आज की तारीख में पूरी दुनिया में देखने चलेंगे कौन कहां से गया, तो फिर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी और रिसेटलमेंट होना कठिन हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, नॉर्मन इन्वेजन जो ब्रिटेन में हुआ, वो नॉर्मंडी के ड्यूक ने ब्रिटेन पर इन्वेजन करके उसको जीत लिया। तो ब्रिटेन को जब उसने जीता तो वो नॉर्मंडी का ड्यूक ने उसको जीता जो फ्रांस का था। तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन का फ्रांसीसीकरण हो गया। बट नॉर्मन इन्वेजन ब्रिटिश इतिहास का एक लैंडमार्क घटना मानी जाती है और वह ब्रिटेन के बहुत प्रतिष्ठित राजवंश के रूप में स्थापित हुआ। ब्रिटिश लोगों ने 1602 में अपनी पहला उपनिवेश अमेरिका में बनाया था, पहला उपनिवेश 1602 में, और 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और 1783 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप 1783 में अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो अब वो अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, लेकिन वो एक सेटल कॉलोनी थी, वहां एक अच्छी खासी व्हाइट जनसंख्या सेटल थी और व्हाइट लोगों ने ही मूवमेंट किया। मतलब वो ब्रिटिश मूल के ही लोग थे जिन्होंने ब्रिटेन से आजादी पाकर उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। उन्होंने ब्लैक लोगों को अधिकार नहीं दिया। आज भी अमेरिका में ब्लैक लोग अपने राइट के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप यूएसए में ये जुबान पर नहीं देखेंगे किसी ब्लैक का कि जितने व्हाइट सिटीजन है ये सब ब्रिटिश हैं, यहां से ब्रिटेन वापस लौट जाए। ऐसा कोई वर्ड नहीं निकलता, जबकि 1602 में वो आए और मुगल तो 1526 में आए। तो दुनिया में उस समय एक बहुत ही कॉमन थिंग थी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कहीं वहीं सेटल होके रहे। जब आप सिटीजनशिप को भी डिसाइड करते हैं तो सिटीजनशिप को भी डिसाइड करने में आपको तिथियां डिसाइड करनी होती है कि किस तिथि से पहले को हम सिटीजन माने और किस तिथि से पहले को हम नहीं माने। जो भारत में पैदा हुआ उसको माने, जब बाहर से आए उनको सिटीजन माने, तो उसमें भी तय करना पड़ता है कि भाई कौन विदेशी है और कौन स्वदेशी। तो पहली बात तो यह है कि बाबर को अगर महाना सांगा ने, अब मुद्दे पर आइए, जो वो समाजवादी पार्टी के एमपी महोदय ने जो ये बात कही, तो पहले उनको ये पता होना चाहिए कि ये कंक्लूसिव, इसको एक कंक्लूसिव विचार के रूप में लेना मुश्किल है। ये बाबर का क्लेम है कि महाना सांगा के राजदूत उनसे मिले थे। अब अगर आप बाबर के तुजुके बाबरी की छानबीन करेंगे तो यह एक इनोसेंट दस्तावेज नहीं, इसमें बहुत जगहों पर गैप है, एग्जेजरेशन है, बहुत जगहों पर तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं
इसमें 18 वर्षों का काल दिया गया है। लेकिन पूरी बाबर के शासन के दरमियान कई जगहों पर कालांतराल है, क्योंकि उस घटना को बाबर चित्रित नहीं करना चाहता होगा, इसलिए वहां पर उसने गैप छोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, कि बाबर ने कई जगहों पर बड़ा एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे स्वयं मॉडर्न हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं कि वो क्लेम करता है कि पानीपत के बैटल में वो 12,000 सैनिक लेकर गया था, लेकिन जो लेटेस्ट शोध है वो बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 12,000 सैनिक लेकर वो पंजाब आया होगा, लेकिन पंजाब जब उसने जीत लिया और दौलत खान लोधी से जब उसने पंजाब सबमिट करवा लिया, तो फिर पंजाब पर कब्जा करने के बाद उसने अंधाधुंध सैनिकों की नियुक्ति की। तो इसका मतलब है कि जो वो पानीपत का पहला बैटल लड़ने गया है इब्राहिम लोदी से, उस समय उसके पास सेना तकरीबन 25,000 के करीब रही होगी, लेकिन वो क्लेम करता है मात्र 12 है। दूसरी तरफ वो इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या 1 लाख बताता है, जिसको भी इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, एग्जेजरेशन। फिर हो सकता है कि बाबर ने महाराणा सांगा पर इस तरह का आरोप इसलिए लगाया हो क्योंकि उसे खनवा का युद्ध करना था, और पानीपत के बैटल से ज्यादा डिसाइसिव बैटल खनवा का युद्ध था, क्योंकि हिंदुस्तान के पर कब्जा करने के लिए बाबर के सामने मुख्य कंटेस्टेंट इब्राहिम लोदी नहीं था, महाराणा सांगा थे। तो महाराणा सांगा की स्थिति को अवैध करने के लिए और अपनी इस आक्रमणकारी नीति को वैधता दिलाने के लिए वह ऐसा क्लेम कर सकता है कि महाराणा सांगा के दूत भी हमसे मिले थे, हमें मदद का आश्वासन दिया था, बट whenever I was fighting in the battle of Panipat, the battle of life and death, महाराणा सांगा didn't make any effort to extend support to us. जिस समय हम जीवन मरण के संघर्ष में उलझे हुए थे, महाराणा सांगा ने हमें कोई मदद नहीं की। मतलब उन्होंने एक धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यह आरोप भी हो सकता है। हिस्टोरियंस 2 भागों में बटे हुए। जब कंक्लूसिव तरीके से जब कुछ नहीं कहा जा सकता, तो पहले ही एमपी साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया कि महाराणा सांगा ने कंक्लूसिवली बाबर को इनवाइट किया। नंबर 1, हो सकता है बाबर को पैगाम भी भेजा हो, और भेजा होगा तो उसका उद्देश्य कहीं भी देशद्रोह नहीं है। पहली बात तो वहां पर देश की कॉन्सेप्ट ही नहीं, राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहां सभी अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन को देख रहे हैं। अब बताइए, पानीपत के पहले बैटल में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए एक राजपूत शासक, ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के बेटे विक्रमजीत आए हुए थे, और वह भी इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए। तो एक राजपूत शासक इब्राहिम लोदी की सहायता कर रहा है, और एक राजपूत शासक अगर बाबर को अपने ढंग से पैगाम भी भेज रहा है, तो ये देशद्रोह कैसे हो? और अगर बाबर विदेशी है तो इब्राहिम लोदी स्वदेशी कैसे हो? मैं आपको बताऊं कि भारत में समय समय पर इस तरह के आक्रमणकारी आते रहे। इंडो ग्रीक आए, शक आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, उसके बाद हुन आए। वो सभी एक तरह से कहेंगे तो उस कसौटी पर विदेशी थे, लेकिन उन सभी के पास अपना कोई धर्म नहीं था, वो ट्राइब्स थे। उनका कोई एक ट्राइबल रिलीजन था। उन्होंने बड़ी आसानी से इस तथाकथित हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। कोई शैव बन गए, कोई वैष्णव बन गए और भारतीय समाज में मिल गए। आज हमारे से बहुत लोग शक हो सकते हैं, कुषाण हो सकते हैं, पार्थियंस हो सकते हैं, लेकिन हम सभी के वंशज। तुर्क आए। तुर्क ये संजोग ऐसा था कि हिंदुस्तान में आने से थोड़ी पहले ने काफी दिन हो गया, 100-200 वर्ष पहले वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अगर उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया होता तो वो भी हुड की तरह आते और फिर यही हिंदू धर्म को कबूल करते और फिर भारतीय समाज में ही विलीन। लेकिन तुर्क चूंकि इस्लाम को कबूल कर लिया था, तो हिंदू मुसलमान की फीलिंग वहीं से आ गई। जब बाबर आए तो उस समय उसने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू और मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तुजू के बाबी में उसने लिखा है कि हिंदुस्तानियों ने हमसे खुलकर दुश्मनी निभाई, हम जहां गए
वहां तालाब में जहर डाल दिया, कुएं में जहर डाल दिया, फसल को जला दिया। मतलब हिंदुस्तानियों ने हमें, जैसे आगरा एक तरह से खाली हो गया जब मुगल की सेना गई, तो उसमें कोई भी आक्रमणकारी आता था फिर वहां का बन के रह जाता था। हाँ, तैमूर विदेशी रहा क्योंकि लूट-पाट के चला गया। लेकिन बाबर तो सेटल कर गया, उसके वंशज यहाँ शासन करने लगे। कहा काबुल की गरीबी फिर नहीं, फिर वो दिल्ली और आगरा में सेटल हो गया। उसकी तो मृत्यु 4 वर्षों में हो गई। फिर हुमायूं रहा, फिर उसके बाद जब अकबर आया तो उसने मुगल राज सत्ता का देशीकरण कर दिया, भारतीयकरण कर दिया, तो स्थितियां बदल गई। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पॉलिटिकल लीडर से कि हिस्ट्री एक हिस्टोरियन का डोमेन है जो काफी सोर्सेस को छानबीन कर तब वो कुछ लिखते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। तो यह हिस्टोरियन के हाथ में ही रहने दिया जाए। जब कोई निजी व्यक्ति कोई राजनीतिक कारणों से इस तरह का बयान देता है तो उससे समाज में जनभावना को एक गलत दिशा मिलती है। तो हम इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना चाहेंगे और मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे समझ गए होंगे। मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि महानासांगा के दूत मिले या नहीं मिले, बल्कि मुख्य मुद्दा ये है कि हम किसको स्वदेशी और किसको विदेशी माने। क्या उस समय राष्ट्र की भावना थी? क्या हम मध्ययुगीन भूगोल पर आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा को थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इसलिए वर्तमान को हम अतीत पर आरोपित करने का प्रयास ना करें। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगर हो सकता है आप में से बहुत हमारे विचार से सहमत नहीं हो सकता है बहुत लोग हमारे विचार से सहमत हों। मैं दोनों ही स्थितियों में क्षमा प्रार्थी हूं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि जिस तरह का मुद्दा आया था और बार बार मेरे स्टूडेंट से ही डिमांड उठ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे को मैं भी थोड़ा अपने ढंग से एक्सप्लेन कर दूं। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।